हेलो स्टूडेंट्स, न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक पेपर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है एफएसटी टेस्ट नंबर 14। तो जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं यानी कि 51 से 75 तक के क्वेश्चंस का पेपर डिस्कशन मैं करवाने वाली हूं और आगे के क्वेश्चंस यानी कि 76 से 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन आपको उपेंद्र सर करवाएंगे। ठीक है, तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और आप सब बहुत अच्छे होंगे और आगे की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, अपने मिशन नीट 2025 के साथ इसे स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे सर का मानना है और हम सब का मानना है अब पढ़ने का अधिकार सबका और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है। पढ़िए, यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है। ठीक, एक अभिक्रिया दे रखी है जिसमें बोला जा रहा है, अगर देखो यहाँ पर इस रिएक्शन में बोल रहा है a + 5b इससे मिल रहा है c + 3d। c के उत्पादित मोल की गणना करें। दिया गया है a बराबर 10 मोल और b बराबर भी 10 मोल। ठीक, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, c के मोल यानी कि c कितने मोल हमें यहाँ पर प्राप्त हुई। तो सबसे पहले तो इस रिएक्शन को एज इट इज लिख लो। ठीक है, c + 4d। अच्छा, ये रिएक्शन को लिमिट कौन करेगा, यानी कि जिस रिएजेंट की मात्रा कम होगी वही उसका लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि सीमांत अभिकर्मक होगा। तो फटाफट सीमांत अभिकर्मक फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे सीमांत अभिकर्मक? देखो, इसके कोफिशिएंट से ही इसका डिवाइड कर दो। देखो 10 दे रखा है, इसका डिवाइड बाय 1, इसका 5 दे रखा है, डिवाइड बाय 10 उधर दे रखा है। ठीक, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप देखो यहाँ पर हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 5। ठीक, तो यहाँ पर बताओ क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। ये तो आ गया 10 और क्या आ जाएगा, ये तो 10 बन गया ना, और ये कितना बन गया 2। इट मीन्स ये कम मात्रा में है तो इसी की मात्रा के अनुसार ही C के मोल हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर B जो है, B वो है सीमांत अभिकर्मक। क्या है, B सीमांत अभिकर्मक होगा। अब कैलकुलेट कर लो आप C के कितने मोल यहाँ पर मिल रहे होंगे। ठीक है, इतना तो कर लोगे, जल्दी से बताओ क्या होगा। हमने जब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर दिया है तो जस्ट सीधे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके 1/5 इंटू 10। ठीक, 10 ऑलरेडी दे रखे हैं और 1 क्या है, C का कोफिशिएंट है। क्लियर, समझ आ गया इतना? चलो, तो यहाँ पर इतना क्लियर हो गया सभी को। इसको सॉल्व करो तो कितना आ गया, ये 2 आ गया। तो यानी कि 2 मोल ऑफ C विल प्रोड्यूस्ड। ठीक, तो C के जो उत्पादित मोल होंगे वो फर्स्ट ऑप्शन 2 मोल यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ आया यहाँ पर? इतना क्लियर हुआ सभी को? चलो, तो यहाँ पर ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह आयन जो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है और जिसका बंध कोटि समान है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। ठीक, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो CO है इसमें देख लो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर कितने हो गए 6 और ऑक्सीजन की बात करें तो 8, कितने हो गए टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑप्शंस में काउंट कर लो, एक N के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। ठीक, 2 है यहाँ तो 7 2 14, लेकिन एक निकल रहा है तो यहाँ पर 13 ही बचेंगे। सेम ऑक्सीजन के लिए काउंट करो, 8 होते हैं, 2 के लिए 16, कम हो गए क्योंकि +1 लगा हुआ है यहाँ पर, तो कितने हो गए यहाँ पर 15 हो गए। Cn माइनस के लिए बात करो तो C कितना है 6 होता है, N कितना है 7, 13 हुआ, लेकिन यहाँ एक माइनस लगा हुआ है तो ये 14 हो गए। ठीक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। O2 माइनस के लिए अगर बात करो तो यहाँ पर 17 हो जाएंगे क्योंकि O2 प्लस के लिए 15 है, तो यहाँ पर कितने हो गए, माइनस एक जुड़ गया ना, ये 16, एक और आ गया तो 17 हो गए। ठीक, तो यहाँ पर देखो कौन है सम इलेक्ट्रॉनिक, थर्ड। तो इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन हमारा समान बंध कोटि को भी प्रदर्शित करेगा। तो वह आयन जो CO के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है और जिसकी बंध कोटि समान है वो कौन है, Cn-। ठीक है, वो कौन है, Cn- है। डन। तो ऑप्शन नंबर 52 का थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा, यानी कि इट मीन्स ये क्या कह रहा है, ये जो होगा ये कंडीशन शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे शून्य किसका नहीं होगा, अगर आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो तो शून्य हो जाएगा। क्यों, जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके चारों ओर हमारे जो घिरे हुए परमाणु है वो समान है, सिमेट्री बन रही है, तो क्या होगा वहां पर शून्य हो जाएगा। तो यहाँ शून्य हो जाएगा, यहाँ शून्य हो जाएगा और यहाँ भी शून्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर शून्य नहीं होगा। इट मीन्स फोर्थ HCl हमारा सही आंसर होगा, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण, इस अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो थर्ड यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड समूह उभयधर्मी प्रकृति का है। उभयधर्मी प्रकृति से तात्पर्य ये है, यानी कि उभयधर्मी प्रकृति का मतलब ये होता है कि जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करता है। ठीक, यानी कि वो दोनों नेचर का है, ऐसा नहीं है वो किसी एक के साइड रहता है। ठीक, वो कैसा है, उभयधर्मी प्रकृति का है। क्लियर। तो उभयधर्मी के प्रकृति का जो कंपाउंड है, जो ऑक्साइड है, वो फेमस है, आपको पता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अगर कहीं दिख जाए तो ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। इतना पता हो गया, बाकी के आपको ऑप्शंस अपने आप ही क्या करने हैं, कैंसिल कर देने हैं। देखो, अगर हम सोडियम के ऑक्साइड की बात करें, मैग्नीशियम के ऑक्साइड की बात करें, तो ये कैसे ऑक्साइड है, ये धात्विक ऑक्साइड है, और धात्विक ऑक्साइड सदैव कैसे होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो ये तो क्षारीय हो गए, यहाँ पर ये अम्लीय हो गए, ये उदासीन हो गए। याद करो चैप्टर 3 में जो पीरियोडिक टेबल है, यानी कि आवर्त सारणी में जो आपको बताए गए हैं, सारी प्रकृति बताई गई है सारे ऑक्साइड्स की, कि अगर हम यहाँ पर बाएं साइड में चले जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा क्षार धातुएं होती हैं, उनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगर लास्ट में इधर चले जाएं तो कितने कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। बीच में जो हमारे जो नाइट्रोजन है, कार्बन, इनके कैसे होते हैं, न्यूट्रल, उदासीन प्रकृति के होते हैं। एल्यूमिनियम की बात करें, आर्सेनिक की बात करें तो कैसे होते हैं, जिंक की बात कर लें तो वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये उदासीन प्रकृति के हैं। कैसे हैं, न्यूट्रल है। ये कैसे हैं, अम्लीय हैं। ठीक है, और ये कैसे हैं, क्षारीय ऑक्साइड है। ठीक, क्षारीय प्रकृति के। तो बचा कौन यहाँ पर, ये हो गए आपके उभयधर्मी प्रकृति के। ठीक है, डन, समझ में आया यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, बाकी के ऑप्शंस गलत है। ठीक है, चीजें समझ में आई यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 55 नंबर का क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 55 नंबर का क्वेश्चन, पढ़ो। ये क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह 15 का ऑक्साइड नहीं है। समूह 15 का ऑक्साइड नहीं है, तो समूह 15 में कौन आता है भाई, सबसे पहले तो बताओ। समूह 15 का ऑक्साइड नहीं होगा। समूह 15 है नाइट्रोजन परिवार। कौन सा परिवार, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक, इस तरह से भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी, नाइट्रोजन परिवार। नाइट्रोजन परिवार में कौन कौन आता है, और ठीक यही सब बातें, यहाँ पर बिस्मित भी आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर ये हो गई नाइट्रोजन फैमिली। अब देखो, आप अगर यहाँ पर देखोगे तो नाइट्रोजन का है यहाँ पर, यानी कि ये नाइट्रोजन फैमिली का है। पूछा क्या गया, नहीं है। फॉस्फोरस, बिस्मिथ, ये सब नाइट्रोजन परिवार के हैं, लेकिन सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन परिवार का होता है। सल्फर कौन से परिवार का होता है, ऑक्सीजन परिवार का होता है। याद किया है ना, ऑक्सीजन परिवार को कैसे याद किया है, उससे टी-पो, है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। ठीक, क्लियर। तो ये ऑक्सीजन परिवार में देखो सल्फर आ रहा है, यानी कि इसका ऑक्साइड भी किस परिवार का होगा, ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन परिवार कौन सा होता है, ग्रुप 16, समूह 16 होता है। ठीक है, और ये कौन सा समूह होता है, ये होता है समूह 15। ठीक है, समझ आया यहाँ तक, क्लियर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि 15 समूह का ऑक्साइड नहीं है, ये 16वें समूह का ऑक्साइड है। डन,
क्लियर है यहाँ तक की चीजें? चलो तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कायरल नहीं है। कायरल यौगिक नहीं है, इसकी शर्त क्या होती है? असममित कार्बन परमाणु की अनुपस्थिति, है ना। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले 2-क्लोरोपेंटेन बनाओ। देखो 2-क्लोरोपेंटेन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ 2 पर क्लोरीन, ठीक है, समझ आया। तो ये क्या हो गया, 2-क्लोरोपेंटीन, पेंटेन हो गया, ठीक है, हाँ पेंटेन है, तो 2-क्लोरोपेंटेन। तो यहाँ पर अगर देखो नहीं है, सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, 1-क्लोरोपेंटेन, तो ये भी सेम बनेगा, ये भी सेम बनेगा, यहाँ पर क्लोरीन लगा दो, है ना, ये भी क्या बनेगा, सेम बनेगा, यहाँ पर क्लोरीन लगा दी, ठीक। तो यहाँ पर तो लग रहा है यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। आगे के भी अगर आपको बनाने हैं तो आप बना सकते हो, लेकिन यही हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर ही असममित कार्बन परमाणु की अनुपस्थिति है। तो अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा आंसर, सेकेंड ऑप्शन, 56 का सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हैं। तो हमें पहले में ही आंसर मिल गया है, तो हम आगे क्यों चेक करें, है ना, ठीक। तो सेकेंड ऑप्शन में ही हमें आंसर मिल रहा है, डन। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में आया, नोट डाउन कर लो फटाफट, इसे नोट डाउन कर लो। अब देखो 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेंजीन को पैरानाइट्रोब्रोमोबेंजीन के रूपांतरण में निम्नलिखित अनुक्रम का उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पर कन्वर्जन रिएक्शन आ गई, ठीक है। अब ये बोल रहा है बेंजीन को पैरानाइट्रोब्रोमोबेंजीन में जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसके लिए यहाँ पर किस टाइप के कंपाउंड या अभिकर्मक रिएजेंट हम बोल सकते हैं यूज किए जाते हैं इस परिवर्तन के लिए। तो सबसे पहले तो ये जो कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होगा, जिसमें बेंजीन की हम किससे अभिक्रिया कराते हैं, ब्रोमीन की फेरिक ब्रोमाइड से अभिक्रिया होती है, ठीक है। फेरिक ब्रोमाइड से अभिक्रिया होती है तो हमें पैरा और ऑर्थो मिलते हैं, लेकिन पैरा और ऑर्थो जब मिलते हैं उसके आगे नाइट्रेशन भी कराया जाता है, यानी कि नाइट्रीकरण भी कराया जाता है, तब जाकर पैरा और ऑर्थो मिलते हैं। फिर उनका डिस्टिलेशन यानी कि आसवन कराया जाता है, प्रभाजी आसवन कराया जाता है, तब जाकर आपको ये मिल रहा होता है, क्या, पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, ठीक है। चलो पहले तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, बेंजीन है, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, ब्रोमीन से और फेरिक ब्रोमाइड यानी कि FeBr3, ठीक, यहाँ पर इससे करवा रहे हैं। और ये ब्रोमीन आप स्लैश करके भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर जब हमने इतना कराया तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर जब हम इतना कराएंगे तो हमें कुछ नहीं, सिंपल एकदम यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो जाती है। अब इसका ही फिर से नाइट्रीकरण कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेटेड HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में हम ये रिएक्शन करवाते हैं, ठीक। इसे हम बोलते हैं नाइट्रीकरण, क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण या फिर नाइट्रेशन बोल सकते हैं, ठीक, क्लियर। यहां तक समझ में आया, पहले हमने ये काम कराया। आप देखो ये आपको हर ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि ये और ये तो कैंसिल हो गए, अब बचे हमारे 2 ऑप्शन। तो पहले हमने ये करवाया है ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा कहीं ना कहीं मैच हो रहा है, लेकिन स्टिल हम इसे होल्ड करते हैं। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर जब आप नाइट्रेशन कराते हो तो आपको 2 तरह के कंपाउंड मिलते हैं, ठीक, 2 तरह के कंपाउंड मिलते हैं। कैसे, एक बार यहाँ NO2 और ब्रोमीन लगाओ, ठीक, प्लस एक कंपाउंड आपको मिलता है कुछ इस तरह से, ठीक है, समझ आया, क्लियर है। अब देखो ये दोनों कंपाउंड मिले नाइट्रेशन के दौरान, अब इसको फिर से पता है क्या कराया जाता है, इसका प्रभाजी आसवन कराया जाता है, जस्ट टू सेपरेट देम, ठीक, प्रभाजी आसवन कराया जाता है। तो जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो हम आराम से ये कह सकते हैं कि बेंजीन को पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट कर लिया गया है। तो आंसर क्या हो गया, पहले हमने क्या किया, फेरिक ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराई, ठीक है, और उसके बाद हमने उसी अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नाइट्रीकरण कराया, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि प्रभाजी आसवन कराया,
तब जाकर हमें ये प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी से बताओ। ऑर्थो और पैरा मिले, ठीक है, तो पैरा आप देख लो, उधर ऑर्थो और पैरा प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया, है ना, समझ में आया। रिएक्शन नोट डाउन कर लो जल्दी से, फटाफट फटाफट रिएक्शन नोट डाउन कर लो, जिससे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। समझ में आई इतनी चीजें, सभी को क्लियर है? चलो भाई, इतनी चीजें क्लियर हैं, तो यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पर देखो, यहां पर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहां पर, 58 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको नीट 2022 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन नीट 2022 में आया है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है यौगिक X है कोई जिसकी O3 से अभिक्रिया कराई गई तथा फिर Zn प्लस H2O के साथ भी इसकी अभिक्रिया कराई गई, यानी कि आगे फॉलो इससे हुआ। फिर उसके बाद कह रहा है अभिक्रिया करने पर हमें फॉर्मेल्डिहाइड और 2-मिथाइल प्रोपेनल उत्पाद देता है। यौगिक X क्या है बताना है आपको। ठीक है, तो यौगिक X क्या होगा, जब हम यौगिक X की ओजोन से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर ओजोनीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ओजोनीकरण, जिसे हम ओजोनोलिसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब अभिक्रिया होती है तो फॉर्मेल्डिहाइड और 2-मिथाइल प्रोपेनल हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अच्छा, ओजोनीकरण जब हो रहा होता है ना, तो यहाँ पर ये ऑक्सीकृत हो जाता है और ये कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एल्डिहाइड्स देते हैं। ठीक, इसीलिए आप देखो जो दो उत्पाद मिले हैं, एक फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा क्या है, 2-मिथाइल प्रोपेनल मिला है। ठीक, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ओजोनीकरण ऑक्सीकृत होता है किसमें, अल्कोहल में, कीटोन में और कार्बोक्सिलिक अम्ल में या फिर एल्डिहाइड्स में। ठीक, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो यौगिक X जो होगा वो आपका 3-मिथाइल ब्यूट 1-ईन होगा। ठीक है, 3-मिथाइल ब्यूट 1-ईन होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक की चीजें सभी को समझ में आ गई। तो 58 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा, आंसर इसका सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। डन। तो 3-मिथाइल ब्यूट 1-ईन की जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड और प्रोपेनल, यहाँ पर 2-मिथाइल प्रोपेनल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट 58 हो गया। 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विलयन का पीएच मान ज्ञात करें जिसमें 0.2 मोलर NH4Cl और 0.1 मोलर अमोनिया मौजूद है। अमोनिया विलयन का pKb 4.75 है, तो आपको उस विलयन का पीएच ज्ञात करना है। फॉर्मूला आप सभी को पता है पीएच का, pKb प्लस लॉग, ऊपर यहाँ पर लवण हो जाएगा अपॉन में क्षार। ठीक, ये आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो pKb की वैल्यू आपको दे रखी है, देख लो कितनी दे रखी है, 4.75 प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर लवण जो दे रखा है उसकी वैल्यू लिखोगे और इधर इसकी वैल्यू लिखोगे तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पर log 2। ठीक है, log 2 आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब log 2 की वैल्यू पुट कर दो। log 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ जल्दी से, log 2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.30। ठीक है, तो 4.75 प्लस 0.3010 ये होती है log 2 की वैल्यू। ठीक, अब आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो कुछ अप्रोक्सीमेट आपको 5 समथिंग मिलेगा, 5.0। ठीक, ये आपको मिल गया पीएच टोटल। अब हमें क्या बताना है, उस विलयन का पीएच याद करना है जिसमें दोनों मौजूद हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जस्ट माइनस कर दो 14 में से। ठीक, जब आप 14 में से माइनस करोगे इस 5 को तो यहाँ पर आपको 8.95 समथिंग यहाँ पर मिलेगा। अगर अराउंड ऑफ वैल्यू की बात करोगे तो 9 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें बहुत अप्रोक्सीमेट आंसर देखना है, तो 8.94 या 5 कह सकते हैं, जिसे हमने 9 मान लिया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो तो सबसे नियरेस्ट वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। डन, यहाँ तक समझ में आया सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 60 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है।
60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बेंजोक्विनोन फिनॉल के साथ किसकी अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। बेंजोक्विनोन हम फिनॉल के साथ किसकी और अभिक्रिया कराते हैं जिससे ये बन जाता है। तो यहाँ पर मीडिएटर पूछा गया है, यानी कि अभिकर्मक कौन सा यूज किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Na2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। Na2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में तो हमें यहाँ पर उत्पाद प्राप्त हो जाता है, ठीक है। क्लियर, इतना सभी को समझ में आ गया। चलो तो आंसर क्या हो गया, Na2Cr2O7 H2SO4। ऑप्शन में देख लो कहां पर है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। Na2Cr2O7 H2SO4 फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक। ये सही होता, लेकिन यहाँ पर देखो ये और ये HCl है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक की चीजें। चलो नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो निम्न में से कौन सा सबसे अधिक बड़ा है। यहाँ पर तो 4 आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, मैग्नीशियम 2+ दे रखा है, और क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम दे रखा है, एल्यूमिनियम 2+ दे रखा है, और मैग्नीशियम दे रखा है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने 3rd चैप्टर में इसका कंसेप्ट पढ़ा होगा, जो धन आयन होते हैं, ठीक है, जो धन आयन होते हैं उनका आकार मूल परमाणु के आकार से कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, वो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मैग्नीशियम 2+ की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, छोटा होगा। मैग्नीशियम अपने ही मूल परमाणु से वो छोटा होगा, जो धन आयन का आकार होता है, ठीक है। धन आयन, ऊपर धन आयन है ना, इसका आकार उसके मूल परमाणु से छोटा होता है। क्लियर है। तो सेम यही चीज एल्यूमिनियम के केस में भी लग जाएगी। एल्यूमिनियम 2+ दे रखा है ना, एल्यूमिनियम 2+ दे रखा है, इट मीन्स ये भी छोटा होगा, बड़ा कौन होगा, एल्यूमिनियम बड़ा होगा। तो अब इन दोनों में से हमने एक एक चॉइसेस तो निकाल ली, बचा कौन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अब देखो, अब जो ट्रेंड्स हमने पढ़े हैं, तो जब हम आवर्त सारणी में जाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, आवर्त में दाएं से बाएं अगर हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं, ठीक, बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं, तो जो आकार होता है वो छोटा होता जाता है। तो सबसे पहले पड़ेगा कौन, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, ठीक। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें एल्यूमिनियम आगे है ना इधर, तो जब हम आगे जा रहे हैं तो साइज कम हो रहा है, इट मींस एल्यूमिनियम का साइज कम होगा, मैग्नीशियम बड़ा होगा। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, सबसे अधिक बड़ा कौन होगा, तो यहाँ पर मैग्नीशियम राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ आया इतना। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पुट करो, कौन सा होगा, 3rd ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। 3rd ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। डन, क्लियर है। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो ऑप्शन देखो 3rd ऑप्शन राइट होगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या कर सकता था, हालांकि यह नहीं समझा सका। तो डाल्टन का जो रासायनिक संयोजन का नियम था, उन्होंने 4-5 नियम दिए थे ना रासायनिक संयोजन के नियम, तो उसमें ये बोला गया कि वो नियमों की व्याख्या तो कर सकता था, पर एक नियम ऐसा था जिसको वह समझा नहीं सके। कौन सा नियम था, गैसीय आयतन का नियम था। कौन सा नियम था, गैसीय आयतन का नियम था। तभी आगे अवोगाद्रो आए थे, याद है, तभी आगे अवोगाद्रो आए थे, उन्होंने और एक्सप्लेन किया था अच्छे से, ठीक है। तो इस नियम को वो समझा नहीं सके, ये जो रासायनिक संयोजन का नियम था। फिर यहाँ पर आंसर क्या हो गया, गैसीय आयतन के नियम को, ठीक है। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 63 नंबर का क्वेश्चन। NaCl के 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, NaCl के 0.02 मोलर जलीय विलयन के 4 लीटर को 1 लीटर पानी मिलाकर तनु किया जाता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है परिणामी विलयन की मोलरता बताओ। मोलरता आपको फाइंड आउट करनी है, ये आपको बताना है। मोलरता फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, विलय के मोल पता होना चाहिए, प्लस विलयन का आयतन पता होना चाहिए लीटर में। तो विलयन का आयतन तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, 4 ये दे रखा है, 1 लीटर पानी मिलाकर इसे तनु बनाया जाता है, तो 5 लीटर हो गया, ठीक।
5 लीटर हो गया। अब विलय के मोल कैसे पता करोगे, यानी कि विलय क्या है, NaCl है, NaCl के मोल देखो यहाँ पर लिखा है NaCl का 0.02 दे रखा है, 0.02 और 4 यहाँ पर हीटर, तो 4 × 0.02 मोल कैसे आ गया, यहाँ पर 0.08 आ गया। ठीक, तो मोल पता चल गया 0.08, आयतन पता चल गया, डिवाइड कर दो, मोलरता पता चल जाएगी 0.08 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 0.016। ठीक, ये आ गया आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन देखो 0.016 आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ वन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, चौथा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर 3 कंपाउंड दे रखे हैं जो कि कैसे हैं, द्विआधारी यौगिकों की प्राथमिक संयोजकता क्रमशः क्या होगी आपको बतानी है। अच्छा, इन तीनों के नंबर दे रखे हैं, इनकी प्राथमिक संयोजकताएं दे रखी हैं, आपको वो बतानी है क्या होगी। तो प्राथमिक संयोजकता बराबर प्राथमिक संयोजकता बराबर ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, सीधे यही रूल लगा दिया, ऑक्सीकरण संख्या। तो यहां पर अगर आप ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो इसकी हो जाएगी +3। ठीक, इसकी हो जाएगी +2 और यहां पर हो जाएगी +2। ठीक, तो यहां पर तीनों पता चल गई, तो आया क्या, सीक्वेंस क्या आया, +3 और +2 और क्या आया, +2, ये आएगी, आप निकाल कर देख सकते हो। तो +3 +2 और +2, तो ये कहां पर है, 332 है, ये गलत हो गया, 223 है, ये भी गलत है, 233 है, ये भी गलत, 322, यानी कि यही फोर्थ वन विल बी राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट 65 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पी ब्लॉक तत्व का संयोजकता सेल, यानी कि हम इसे कोश कह सकते हैं। ठीक है, कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP 1 से 6 के सिवाय किसका है, यानी कि पी ब्लॉक पी की अगर हम कोश की बात करें तो इन यौगिकों में से जो हमारे ये एटम है, परमाणु है, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक, इनके विन्यास में किसको छोड़कर ये विन्यास होता है। ठीक है, किसे छोड़कर, तो बताओ किसे, हीलियम ही है, सबसे आसान हीलियम ही हमारा राइट आंसर होगा। बाकी सब में ये विन्यास फॉलो हो रहा होगा, है ना, बाकी सब में ये पूरा विन्यास फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किसमें कहा गया है कि एक विलगित निकाय की ऊर्जा स्थिर होती है। किसमें कहा गया है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में बोला गया है कि किसी विलगित निकाय की ऊर्जा स्थिर होती है। ठीक है, तो इसे डायरेक्टली कर सकते हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम आपको ये बताता है। डन, तो बाकी के ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, ये राइट आंसर है। 67 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, पढ़ो। ये क्वेश्चन बोल रहा है 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि दाब पर एक आदर्श गैस के 2 लीटर 25 डिग्री सेल्सियस पर समतापी रूप से निर्वात में फैलते हैं जब तक कि इसका कुल आयतन 10 लीटर नहीं हो जाता है। ठीक है, कितनी अवशोषित होती है, कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है और विस्तार में कितना कार्य होता है, कितनी ऊर्जा, ठीक है, कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है और विस्तार में कितना कार्य होता है, ये बताना है। तो सबसे पहले समतापी प्रक्रम की हम बात कर रहे हैं और निर्वात में है, तो निर्वात में कोई कार्य नहीं किया गया है। समतापी प्रक्रम के लिए 0 हो गया, निर्वात में कोई कार्य नहीं किया गया, यानी कि ये 0 हो गया। इक्वेशन रख दो यहाँ पर, डेल्टा क्यू प्लस डब्लू, ये 0, तो डेल्टा क्यू भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आया। तो इट मीन्स यहाँ पर ना तो कोई कार्य किया गया है, ना ही कोई ऊर्जा अवशोषित हुई है। तो ऑप्शन पढ़ो क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कोई कार्य नहीं हुआ है, कोई ऊष्मा अवशोषित नहीं हुई है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है पॉजिटिव कार्य हुआ है, कोई ऊष्मा अवशोषित नहीं हुई है। थर्ड कह रहा है कोई काम नहीं हुआ है, बहुत अधिक ऊष्मा अवशोषित हुई है। फोर्थ वन कह रहा है निगेटिव माइनस काम हुआ है, यानी कि निगेटिव में काम हुआ है बट बहुत अधिक ऊष्मा अवशोषित हुई है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या लग रहा है, कोई कार्य नहीं हुआ है और अवशोषित ऊष्मा भी कुछ नहीं है।
ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, कोई कार्य नहीं हुआ है, कोई ऊष्मा अवशोषित नहीं हुई है। समझ में आया यहाँ तक का? 67 नंबर तक ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भौतिक प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए साम्य निकाय में सामान्य है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी विशेषताएं होती हैं भौतिक, जिनमें हम भौतिक प्रक्रियाओं को शामिल करते हैं और कहते हैं कि साम्य निकाय है। ठीक, तो साम्य अवस्था केवल बंद निकाय में ही संभव होता है दिए गए तापमान पर। यही हमारा जो पहला कथन है वही हमारा सही उत्तर है। ठीक है, वही हमारा सही उत्तर है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो 68 का फर्स्ट नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक, चलो 69, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि किसी निकाय की साम्य स्थितियों को निर्धारित करने वाले किसी भी कारक में परिवर्तन से निकाय में इस तरह से परिवर्तन होगा जिससे परिवर्तन का प्रभाव कम हो जाएगा या उसका प्रतिकार हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत ये बताता है? देखो 4 सिद्धांत लिखे, स्थिरता का सिद्धांत, संरक्षण सिद्धांत, स्थिर सिद्धांत या फिर ले चैटारिया का सिद्धांत। ठीक है, तो आपको बताना है, जल्दी से बताओ क्या है ये। आप सबने थ्योरेटिकल पढ़ रखा है, ध्यान से डेफिनेशन पढ़ो, क्या कह रही है डेफिनेशन, जल्दी से बताओ क्या होगा। ये होगा ले चैटारिया का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन बाकी के गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन। अब हमारे 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, तो पहला ये 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन का जो C यानी कि ग्रेफाइट वाला अपर रूप है उसका ऊष्मागतिकी रूप में सबसे अधिक स्थिर ऊर्जा का रूप है। आपको बताना है जिसमें जो फॉर्मेशन है HF वो क्या होगी। ठीक, ये आपको बताना है। तो ये कैसा स्थिर रूप है, सबसे अधिक स्थिर रूप है, तो जो यहाँ पर डेल्टा HF होगा वो 0 होगा। वो क्या होगा, 0 होता है। ठीक है, 0 होगा। यही आपका राइट आंसर यानी कि थर्ड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। 71 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन हैलोजन है। तो हैलोजन परिवार आप सभी को पता है, फिर कल, बाहर, आई, आंटी और नीचे। ठीक, तो यहाँ पर आप सभी को पता है ये है हैलोजन परिवार। अब इससे बाहर अगर कोई दिख रहा है इसका मतलब वो हैलोजन नहीं होगा। तो आपको लग रहा है, देखो भाई यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तो है नहीं, नाइट्रोजन है। अगर हम इस वाले एलिमेंट की बात करें, ये टी है। ठीक, तो यही हमें क्वेश्चन में दिख रहा है, टेनेसिन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 117 होता है। कितना होता है, 117 होता है। समझ आया? तो ये कितने, अच्छा इनका बताओ, 9। इसका कितना होता है, 17 होता है। इसका कितना होता है, 35 होता है। इसका कितना होता है, 53 होता है। इसका कितना होता है, 85 होता है। ठीक, क्लियर? ये होते हैं परमाणु क्रमांक, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। इसका नाम होता है टेनेसिन। ठीक है, टेनेसिन होता है इसका नाम। तो इट मीन्स यहाँ पर जो 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं ना, ये हटा दो सारे, ये हटा दो, ये सिर्फ हैलोजन है। ठीक, टेनेसिन हैलोजन है जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, जिसका Z है 117। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 71 का दूसरा नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, दूसरा नंबर जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है उत्पादों के IUPAC नाम लिखे जहां पर HBr की हेक्स 1इन के साथ योगात्मक अभिक्रिया द्वारा हमें पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में और पेरोक्साइड की उपस्थिति में 2 यौगिक मिल रहे हैं। ठीक, एक तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में मिलता है, दूसरा पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में मिलता है। तो आपको उसी सीक्वेंस के हिसाब से बताना है, अनुपस्थिति में जो मिल रहा है और उपस्थिति में जो मिल रहा है। तो इसका देखो रिएक्शन होगी, इसका आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा। देखो अनुपस्थिति में 2 ब्रोमोहेक्सेन मिलता है और उपस्थिति में 1 ब्रोमोहेक्सेन मिलता है। ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको रिएक्शन डिटो सेम मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्रोपेन के निर्माण के लिए किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होती है। पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगर हम प्रोपेन का निर्माण करते हैं, ठीक है, प्रोपेन का निर्माण करते हैं तो उसके लिए किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होती है? तो बताओ जल्दी से, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, फटाफट बताओ। यहाँ पर जो आंसर होगा वो ब्यूटेनोइक एसिड होगा, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड होगा। तो यहाँ अगर हम ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है CaO के साथ, ठीक, CaO की उपस्थिति में यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो हमें प्रोपेन मिलता है, ठीक है, क्लियर? यहाँ तक चीज़ तो समझ में आई, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। तो यही हमारी रिएक्शन है और इससे हमें क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड कह सकते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है, अम्ल लिख सकते हो आप यहाँ पर जहाँ एसिड लिखा है, ठीक, क्लियर? चलो नेक्स्ट 74 नंबर का क्वेश्चन। 74 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जब अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता दुगनी कर दी जाती है तो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कितना होगा? यानी कि अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता क्या कर दी जाती है, दुगनी कर दी जाती है, यानी कि A0 की अगर हम बात करें, ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, ये दुगनी कर दी जा रही है। तो ये कह रहा है अर्ध आयुकाल कितना होगा, यानी कि T½ पूछा जा रहा है, T½ कितना होगा बताओ। देखो शून्य कोटि के लिए आप सभी को पता है T½ बताओ जल्दी से क्या होता है शून्य कोटि के लिए T½ ठीक, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n होता है ना 1 - n, ठीक, अगर हमें कोटि निकालनी है 0 पुट कर दो तो कितना आ गया T½ यहाँ आ गया शून्य कोटि के लिए, तो ये 1 हो गया। तो अगर हम इसे दुगना कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो, अगर ये दुगना हो रहा है, 1 है तो आधा है, दुगना है तो दुगना, अगर हम प्रारंभिक सांद्रता को कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 4th वन इज राइट आंसर, ठीक है, 4th वाला जो आंसर होगा वो राइट हो जाएगा। तो जब अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को दुगनी कर देंगे हम, तो जो हमारे शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल होगा वो भी दुगना हो जाएगा, ठीक है, समझ आया, क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 75 लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लूकोज को HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर क्या मिलता है? तो यहाँ पर ग्लूकोज की अभिक्रिया जब हम कराते हैं, ठीक है, HI की उपस्थिति में, हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज की, तो यहाँ पर हमें N-हेक्सेन मिलता है, क्या मिलता है, N-हेक्सेन मिलता है, ठीक है। आप स्ट्रक्चर बना सकते हो CH3 CH2 CH2, यहाँ पर 6 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, N-हेक्सेन, ठीक। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लो फटाफट इस रिएक्शन को, क्या हो गया, हमें यहाँ पर क्या मिला, ग्लूकोज से ग्लूकोज, यहाँ पर ठीक, ग्लूकोज से हमें N-हेक्सेन यहाँ पर मिल गया, CH3 CH2 फिर CH2 है, उसके बाद 2 CH2 और होंगे और आगे हमारा यानी कि कुल मिलाकर 6 है ना हेक्सेन का मतलब, ठीक, हेक्सेन का मतलब क्या होता है, 1 कार्बन 2 3 4 5 6, ठीक, क्लियर है? चलो, तो इसी के साथ हमारा आज का पेपर डिस्कशन यहीं समाप्त होता है, यानी कि 75 तक के क्वेश्चन का। आगे के क्वेश्चन 76 से 100 तक के क्वेश्चन आपको उपेंद्र सर करवाने वाले हैं, तो अभी कहीं जाना नहीं है, यहीं रहना है, आगे का डिस्कशन आपको देख कर जाना है। आई होप आप सभी आगे के टेस्ट के लिए और अच्छे से और जोरदार तैयारी करोगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम को अच्छे से करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं FST टेस्ट 14 का, जिसमें 51 to 75 क्वेश्चन शिल्पा मैम ने किया है। 76 से लेकर के 100 हिंदी में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पेपर कैसा रहा। सबसे पहले आप लोग बताइए पेपर का कैसा रहा आप लोगों का। पेपर तो आप लोग का अच्छा भी होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन NCERT बेस्ड थे, अच्छे थे, कंसेप्चुअल थे, इसलिए आप लोग के पेपर भी बहुत अच्छे हुए होंगे। तो देखिए बात करते हैं हम लोग हैं 76 का। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा साबुन उद्योग में ग्लिसरॉल को स्प्लेंट लाई से अलग किया जा सकता है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है,
सैद्धांतिक प्लेट, कम दाब के आसवन, आंशिक आसवन, भाप आसवन। तो देखिए क्या पूछा गया है, साबुन उद्योग में ग्लिसरॉल को स्प्लेंट लाई से अलग कैसे करेंगे। तो आप जानते हैं कौन सा होता है इसमें आपका ये होता है क्या, कम दाब के आसवन। क्या होता है, कम दाब के आसवन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है ना। तो क्या होगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 76 का क्या होगा आपका सेकेंड होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग है 77 की। देखिए क्या दिया आपका है, प्रमाण क्रमांक 112 के आईपीएसी नामकरण के अनुसार नाम है। देखिए यहां क्या दे रहा है, अन अन बाय ईएम, अन मंथ क्या होगा, अन अन बाय ईएम, तो 1 1 2, यही क्या होगा आपका आईपीएसी नेम के अनुसार नामकरण है आपका है। तो एकदम आपका यही क्या होगा आपका सही हो जाएगा। या देखिए क्या दिया, अनिल इनियम, तो अन का मतलब क्या बोलता है 1, अनिल का मतलब क्या होता है 0, और इनियम का मतलब क्या होता है 9। ये तो गलत हो गया। अनिलियम, तो अन मीन्स क्या होगा 1 1, अनिलियम क्या होगा 0 110, ये भी क्या होगा गलत हो गया आपका। अनियम तो क्या होगा आपका 1 1 1, तो भी क्या होगा आपका गलत हो गया। तो यहां बात करेंगे हम लोग, तो यहां आपका कौन सा होगा, आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आईपीएससी नामकरण के अनुसार। बात करते हैं 78 की। देखिए क्या दिया आपका, कथन और कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड पूछा गया इसमें कि क्या होगा। देखिए क्या लिखा हुआ आपका, सभी लिंथेनाइड चांदी जैसे सफेद मुलायम धातु होते हैं, एकदम सही है, और हवा में तेजी से धूमिल हो जाते हैं, एकदम सही है। जो भी लिंथेनाइड होते हैं चांदी जैसे होते हैं, सफेद और मुलायम क्या होते हैं आपका धातु होते हैं, हवा में क्या होते हैं आपके धूमिल हो जाते हैं, एकदम आपका क्या है आपका सही है कथन फर्स्ट। परमाणु संख्या बढ़ने के साथ कठोरता क्या होती है आपकी बढ़ती है, मतलब परमाणु को बढ़ेगा तो कठोरता क्या होती है आपकी, हार्डनेस क्या होती है आपकी बढ़ती जाती है। तो ये भी क्या होगा आपका सही है। तो इसका मतलब क्या होगा आपका कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों क्या होगा आपका यहां पर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 79 की, थोड़ा कलर चेंज करते हैं हम लोग। आइए बात करते हैं 79 की। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टीफन अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, डाई BALH, इसका नाम क्या होता है, डाई एल्युमिनियम, क्या बोलते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये क्या होता है, रिडक्शन का काम करेगा। पूछा क्या गया आपसे है, स्टीफन अभिक्रिया में क्या प्रयुक्त होता है, तो याद रखिएगा स्टेनस क्लोराइड और क्या होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। स्टेनस क्लोराइड की बात करेंगे तो क्या होगा आपका SnCl2 हो जाएगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है आपका HCl होता है। तो यही क्या हो जाएगा आपका स्टीफन अभिक्रिया में अभिकर्मक के रूप में क्या होता है आपका प्रयुक्त होता है। ठीक है ना। CrO2Cl2 किसमें प्रयुक्त होता है आपका इटार्ड रिएक्शन में होता है। किसमें होता है आपका इटार्ड रिएक्शन में होता है। ठीक है ना, बोलिए आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 80 क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्या लिखा हुआ है, हेलो एल्केन KCN के साथ अभिक्रिया करके डैश बनाते हैं, जबकि AgCN के साथ मुख्य उत्पाद के रूप में क्रमशः बनाते हैं, क्या बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे हेलो एल्केन, तो यहाँ पे ले लीजिए RX ले लीजिए, प्लस KCN के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका RCN, अब प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा आपका KX हो जाएगा। यही बात करें हम लोग क्या RX एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स प्लस AgCN के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका R, यहाँ पे क्या होगा आपका आइसोसाइनाइड प्लस क्या हो जाएगा आपका AgX हो जाएगा। तो कौन सा आंसर बनेगा आपका, देखिए यहाँ पे, यहाँ आपका क्या दिया हुआ है आपका यहीं पे RCN दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया आपका RNC दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। यहां आपको बताना है, बताइए आप यहाँ पे जो KCN है आयनिक बनाता है कि कोवलेंट बनाता है, बताइए। KCN यहाँ पूछेंगे KCN, बताइए यहाँ पे क्या KX जो है आपका बताओ क्या बनाएगा आपका, आयनिक कंपाउंड बनाता है कि कोवलेंट कंपाउंड बनाता है।
तो क्या बोलेंगे हम लोग, आयनिक कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा आपका, आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। और AgX क्या बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, ये आयनिक बंध बनाएगा, ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। 81 देखिए क्या लिखा हुआ आपका, आपका क्या दिया, आपका अभिकथन और कारण, मतलब क्या बोलेंगे, सर्शन और रीजन के दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, पेंट 1 इन और पेंट 2 इन क्या होते हैं, स्थिति समायोगी है, एकदम सही है। क्योंकि देखिए पेंट 1 की बात किया जाए तो देखिए 5 कार्बन की बात किया जाए यहीं पे, तो देखो आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड, पेंट 1 इन हो जाएगा। एंड पेंट 2 इन, देखिए पोजीशन डबल बॉन्ड का पोजीशन किस पे था, पहले कार्बन पे था, फिर कहां चला गया, दूसरे कार्बन पे। तो क्या होता है, पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाए, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाए, या सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन का पोजीशन चेंज हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म बोलते हैं, स्थिति समायोगी बोलते हैं। तो एकदम आपका क्या होगा, आपका ये सही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्थिति समायोगी कार्यात्मक फंक्शनल ग्रुप, एकदम सही है। प्रतिस्थापी की स्थिति विभिन्न बंध में क्या होता है आपका, भिन्न होते हैं, एकदम सही है। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाए, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाए, या सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन का पोजीशन चेंज हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिति समायोगी, पोजीशन आइसोमरिज्म हम लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं। तो क्या होगा आपका, अभिकथन और कारण दोनों क्या होगा आपका, सही है। और कथन, कारण कथन का सही व्याख्या करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 81 का आंसर कौन सा होगा आपका, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 82 के लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, समपरासारी में, समपरासारी विलेनों में विलेय और विलायक दोनों एक जैसे होते हैं, पराफरण दाब एक जैसा होता है, विलेय और विलायक एक जैसे ही हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। विलेय हमेशा एक जैसा होता है लेकिन विलायक अलग हो सकता है। बताइए, समपरासारी विलेनों की बात कर रहे हैं हम लोग, बताइए समपरासारी विलेनों की बात करेंगे तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक, क्या बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, आइसोटॉनिक सोल्यूशन की बात करेंगे। अगर आइसोटॉनिक सोल्यूशन होता है तो परासरण दाब क्या होना चाहिए आपका, एक जैसा होना चाहिए। तो क्या होगा आपका, परासरण दाब एक जैसा होता है, यही क्या होगा आपका, सेकेंड इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये सब देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं याद करेंगे तो आएगा नहीं आपको, ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम लोग 83 की। देखिए क्या दिया हुआ है, कार्बाइल एमीन, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण में उपयुक्त अभिकर्मक है। बताइए, कार्बाइल एमीन की बात किया जाए तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन, C6H5NH2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन। जब हम लोग एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH के साथ कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनता है, यहां पर C6H5 क्या बन जाएगा आपका, NC बेंजीन आइसोसाइनाइड बन जाता है, प्लस क्या बनते हैं आपका 3 मोल KCl पोटेशियम क्लोराइड, आप प्लस क्या हो जाता है आपका 3 मोल H2O। ये रिएक्शन कौन सी होती है बताइए आपका, इसको बोलते हैं रीमन टीमन रिएक्शन। कौन सी बोलते हैं, रीमैन टीमैन रिएक्शन बोलते हैं हम लोग हैं, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, क्लोरोफॉर्म प्लस क्या होगा आपका KOH हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। 84 देखिए क्या दिया हुआ, उस विलयन की विलयता क्या होगी जिसमें प्रति 500 मिलीलीटर में 5.85 ग्राम NaCl है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या लिया होता है, विलयन की मोलरता पूछा गया है। आप जानते हैं कि मोलरता कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, N/V क्या होता है आपका लीटर में। अब देखिए मोलरता की बात कर रहे हैं हम लोग हैं, तो देखो क्या दिया आपका, ग्राम में दिया हुआ आपका 5.85 है, और
NaCl का मोलर मास कितना होता है? 58 पॉइंट क्या होता है आपका? 5 होता है। तो 58 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 इंटू, देखो क्या दिया, मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग? 500 इंटू ऊपर क्या होगा आपका? 1000 से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो काट दीजिए इसको, तो कितना आएगा आपका? 0.1 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, कितना आएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका? 0.2 क्या हो जाएगा आपका? मोलरता हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 0.2 मोलरता हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं मोल पर लीटर हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्या आंसर होगा आपका? सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं 85 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ? CH3O CH2 प्लस, CH3 CH2 प्लस से अधिक स्थिर है, एकदम सही है। देखिए यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है, इसके पास क्या है? 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है? रेजोनेंस में आ जाएंगे। तो जब रेजोनेंस में आएंगे तो क्या होगा आपका? मोर स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? ये तो सही है। चलिए, CH3 CH2 CH दिया प्लस CH3 CH2 CH से कम स्थिर नहीं, क्या होगा आपका? अधिक स्थिर हो जाएगा। क्या होगा आपका? अधिक स्थिर होगा। ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया, क्योंकि इसमें क्या होगा? प्लस का आई इफेक्ट लग रहा है। ठीक है ना? यहां देखिए क्या दिया आपका है? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 CH2 CH2 प्लस से अधिक स्थिर है, एकदम सही है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया आपका? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस हो जाएगा। और जब रेजोनेंस हो जाएगा तो क्या होगा आपका? अधिक स्थिर हो जाएगा, अधिक स्टेबल हो जाएगा। इसलिए क्या होगा आपका? ये भी आपका क्या होगा? आपका सही है। यहाँ क्या दिया आपका है? CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस CH3 CH2 प्लस से अधिक स्थिर है, नहीं, यहाँ पे क्या होगा आपका? कम स्थिर हो जाएगा। स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी? कम हो जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे? कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएंगे आपके? दोनों क्या होंगे आपके? सही होंगे। तो कौन सा होगा आपका? दोनों, फर्स्ट और थर्ड वन, सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? आइए बात करते हम लोग हैं 86 की, खंड बी की बात करें हम लोग। देखिए क्या दिया आपका खंड बी में, पूछा गया है कक्षीय कोणीय संवेग पर निर्भर करता है यम एंड यस पे, यल पे, यन एंड यल पे, यन और यम पे। तो कक्षीय कोणीय संवेग की बात करेंगे तो क्या होता है आपका? यल पर निर्भर करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? देखो एक तो क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या होता है आपका? एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और क्या होता है आपका? स्पिन क्वांटम नंबर। तो कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता है आपका? एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, जिसको हम लोग यल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? बोलिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 87 की। देखिए क्या दिया हुआ आपका? कथन और कारण दोनों दिए हुए हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया? देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 में सभी कार्बन परमाणु sp2 संकरित है, नहीं। देखिए यहाँ बात करेंगे तो यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका? sp2 हो जाएगा। यहाँ इस कार्बन की बात करें तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे क्या होगा आपका? sp हो जाएगा। यहाँ क्या होगा आपका? हाइब्रिडाइजेशन, 2 सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, तो क्या होगा आपका? sp2 हो जाएगा। इसका मतलब सभी नहीं है, sp2 और sp है, तो ये तो क्या होगा आपका? गलत हो गया। चलिए, इस अणु में सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विबंध द्वारा जुड़े हुए हैं, हाँ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, ये तो आपका सही हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ दिया अभिकथन ए और दोनों सही नहीं है। कभी कथन ए सही नहीं है, लेकिन अभिकथन ए क्या है आपका? अभिकथन ए सही नहीं है, लेकिन अभिकथन आर क्या होगा आपका? सही है। तो एकदम क्या होगा आपका? फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? आइए बात करते हैं 88 की। देखिए क्या दिया आपका? एसिटिक एसिड के लिए Ka की वैल्यू दिया हुआ 1.8 इंटू 10⁻5 है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए वैल्यू दिया हुआ Kb की वैल्यू इतना दिया हुआ है। अमोनियम एसीटेट का pH क्या होगा? तो आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका? एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस क्या दिया हुआ आपका है? NH4OH। यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात यह है आपका कि देखिए क्या वीक एसिड है, ये भी क्या है? वीक बेस है।
जब वीक एसिड वीक बेस की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पीएच की वैल्यू निकालिए, तो पीएच इज इक्वल टू क्या होता है बताइए आप लोग, 7 + 1/2 pKa माइनस pKb होता है, ठीक है ना। pKa माइनस pKb होता है, और यहाँ देखिए Ka और Kb दोनों बराबर हैं। इसका मतलब बोल सकते हैं अगर Ka इज इक्वल टू वैल्यू दोनों के बराबर हैं, यहाँ इसका मतलब क्या हो सकता है आपका pKa इज इक्वल टू क्या होगा आपका pKb, दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। 1.8 इंटू 10⁻⁵, यहाँ पर भी कितना है आपका 1.8 इंटू 10⁻, कितना दिया है -5, दोनों की वैल्यू बराबर हैं। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या यहाँ पे 7 + 1/2 pKa 1.8 इंटू 10⁻⁵ माइनस क्या होगा आपका यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁵, दोनों की वैल्यू समान, दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएंगे। क्या होगा आपका, अगर कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब दोनों बराबर है, तो क्या होंगे आपका ये भी वैल्यू क्या होगा, पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7 हो जाएगी, ठीक है। बोलिए तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। देखिए क्या दिया आपका है, CCl4 के वाष्पीकरण की एंथैल्पी 30.5 किलो जूल पर मोल है। स्थिर दाब पर 284 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड के वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना करें। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका बताइए। देखिए यहां पर बात करें CCl4 का मोलर द्रव्यमान कितना दिया हुआ आपका 154 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। क्या पूछा गया है आपसे है, देखिए यहाँ पे वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना करना है। इसका मतलब हमको क्या बढ़ना है, डेल्टा एच वेपराइजेशन हम लोग निकाल लेते हैं। डेल्टा एच वेपराइजेशन की बात करेंगे तो देखो वेट कितना दिया है यहाँ पे, देखिए बताइए वेट कितना दिया आपका है, देखो यहाँ पे 284 ग्राम कितना दिया आपका 284 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास कितना दिया हुआ है 154 ग्राम दिया हुआ है। और देखो यहाँ पे वाष्पीकरण की एंथैल्पी कितना दिया आपका 30.5 दिया है, तो 30.5 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए इसका आंसर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितना आ जाएगा आपका 56.2 किलो जूल हो जाएगा। तो आपका यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू किसमें आपका है, किलो जूल में दिया हुआ है, तो किलो जूल में हम लोग का क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 90 क्वेश्चन की बात करें हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रबल क्रिस्टल क्षेत्र सबसे अधिक है। देखिए तो किसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ याद रखिएगा सबसे ज्यादा किसका होगा आपका, यहाँ पर CO का होता है। उसके बाद कौन सा होगा आपका CN- का होता है। उसके बाद कौन सा होता है बताइए, कौन सा होगा आपका EN का होता है, एथिलीन डाइएमीन। फिर कौन सा होता है आपका अमोनिया का होता है। तो सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करेंगे तो कौन सा होगा, इसमें CO हो जाएगा। तो फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए आप लोग। चलिए आइए 91 की बात करते हैं। देखिए क्या दिया, निम्नलिखित प्रतिक्रिया के उत्पादों की भविष्यवाणी करें। यहाँ देखिए क्या दिया आपका, यहाँ दिया क्वेश्चन, आपके इक्वेशन दिए हुए हैं तो पूछ रहा भविष्यवाणी क्या होगा। तो इसका मतलब देखिए CH3 यहाँ क्या दिया आपका है CH2 और क्या दिया आपका है OCH3 प्लस HBr के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे। तो देखो यहाँ से बांड टूटेगा, यहाँ से बांड टूटेगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से बांड टूटेगा तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ नेगेटिव के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव जाएगा तो क्या जुड़ जाएगा आपका CH3 CH2, यहाँ क्या होगा आपका CH2
OH प्लस क्या होगा आपका CH3Br हो जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर होगा आपका, देखिए कौन सा आंसर दिया आपका है, फोर्थ इज द राइट आंसर होगा। कौन सा होगा आपका 91 का फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए आप लोग। चलिए आइए बात करते हैं 92 का। देखिए क्या दिया आपका, 60 डिग्री सेल्सियस पर डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड 50% वियोजित हो जाता है। इस तापमान और एक वायुमंडल दाब पर मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की गणना करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाता है। देखिए कुछ नहीं करना आपको है, यहाँ करना यह है कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 को अगर हम लोग हीट कर दें तो क्या होगा आपका 2NO2 में चेंज हो जाएगा, पहली बात। दूसरा T इज इक्वल टू 0 पे अगर यहाँ पे 1 मोल मान लीजिए तो यहाँ पे क्या होगा 0, और T इज इक्वल टू अगर मान लीजिए क्या इक्विलिब्रियम पे 50% डिसोसिएट हो रहा है, मीन्स क्या कर सकते हैं 0.5 डिसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब बोल सकते हैं क्या 1 माइनस, जितना ये खत्म होंगे उतने ही ये बनेंगे, तो 1 माइनस 0.5 है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 0.5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे 0.5, यहाँ का आ जाएगा आपका 1.0। ठीक है, अब टोटल मोल कितने जाएंगे आपके, देखिए 1 प्लस क्या होगा आपका 0.5, टोटल मोल की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा। अब निकालिए पहले मोल फ्रिक्शन, तभी तो निकाल पाएंगे हम लोग। तो मोल फ्रिक्शन किसके लिए, मोल फ्रिक्शन किसके लिए, NO2 के लिए निकाल लीजिए। तो क्या होगा आपका उसके मोल अपान टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर। ठीक है ना, उसके मोल अपान टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर। तो उसके मोल कितने दिए हैं 1 अपान टोटल मोल कितना दिया है 1.5 इंटू क्या होगा आपका 1। मोल फ्रिक्शन किसके लिए N2O4 की बात करते हैं, तो कितना दिया है उसके मोल 0.5 अपान 1.5 इंटू क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए हमको निकालना क्या है, ये तो आपका निकल गया। अब बात करते हैं हम लोग क्या निकालना हमको है, देखिए यहाँ पे मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की गणना करिए। तो यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं, Kp की वैल्यू निकालना है। देखिए Kp इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट अपान क्या होता है रिएक्टेंट, तो क्या होगा आपका NO2 का स्क्वायर PNO2 का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा आपका PN2O4। देखिए आप, तो NO2 PNO2 कितना दिया आपको, देखो यहाँ पे 1 अपान 1.5 क्या क्या होगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर दिया आप, एक बार और कर दीजिए 1.5, यहाँ करिए इंटू। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है आपका, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो 1.5 अपान क्या हो जाएगा आपका 0.5, इसको इससे काट दीजिए, तो बचा क्या आपका 1 अपान, देखिए आप 15×5 0.75, ठीक है ना 0.75 हो जाएगा। बोलिए अब देखिए इसको काट दीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.33 आपकी आ जाएगी। क्या Kp की वैल्यू 1.33 आ गया। तो हमको क्या निकालना है डेल्टा जी नॉट। देखिए तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है आपने पढ़ा होगा माइनस RT ln क्या होगा आपका यहाँ पे Kp हो जाएगा। अब निकाल लीजिए R की वैल्यू माइनस का, देखिए क्या दिया आपका यहाँ पे जूल में दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 8.314 इंटू टेम्परेचर हो कितना दिया आपका है, कितना दिया 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो 273 प्लस 60 कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका 333 केल्विन। और ln Kp की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 1.33, ठीक है ना। और इसको लॉग के फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा आपका 303 लॉग 1.33। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डेल्टा जी नॉट, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा माइनस का क्या होगा आपका, निकालिए तो कितना आंसर का माइनस में आपका आ जाएगा 796 पॉइंट कितना आएगा आपका
36 जूल पर क्या आ जाएगा, मोल हो जाएगा। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, हमको करना तो है ही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है आप लोगों, बोलिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 93। देखिएगा दिया हुआ आपका, किसी परमाणु के लिए दिए गए कोष sp-df कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का उसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर परिरक्षण प्रभाव का क्रम होगा। तो आप जानते हैं जो यस सबसेल होते हैं न्यूक्लियस के पास होते हैं, पी सबसेल उससे थोड़ा दूर होते हैं, डी सबसेल थोड़ा और दूर होते हैं, एफ सबसेल और दूर होते हैं। तो क्या होगा, परिरक्षण प्रभाव किसका सबसे ज्यादा होगा, आपका यस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर किसका होगा, आपका एफ का होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। 94 देखिए क्या दिया आपका है, फ्रीडलक्राफ्ट मिथाइलेशन पर टालविन आर्थोपैराजाइलिन देता है। एकदम आपका सही है, क्योंकि फ्रीडलक्राफ्ट मिथाइलेशन की बात करेंगे तो जाइलिन क्या होगा, आपका आर्थो पे CH3 जुड़ जाएगा और पैरा पे CH3 जुड़ जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थोपैराजाइलिन बोलते हैं। एकदम सही है। बेंजीन ब्लैस CH3 समूह आर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बढ़ाएंगे तभी क्या होगा, आपका CH3 वहां पे जाके जुड़ जाएगा। जब CH3 जुड़ेगा तो हम लोग क्या जानते हैं, तो ही आपका क्या बनेगा, आपका आर्थो एंड पैराजाइलिन बनेगा। इसीलिए कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं 95 का। देखिए क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कोण sp2 संकरण से मेल खाता है। तो sp2 संकरण की बात करेंगे, याद रखिएगा अगर sp होगा तो क्या होगा, आपका 180 डिग्री हो जाएगा। sp2 की बात करेंगे तो क्या होगा, आपका 120 डिग्री हो जाएगा। sp3 की बात करेंगे तो क्या होगा, आपका 109.5 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए आपका कौन सा होगा, आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 96 की बात करेंगे, देखा दिया उष्मागतिकी से संबंधित नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया में शामिल ऊर्जा परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया किस सीमा तक आगे बढ़ती है, अभिक्रिया किस दर से आगे बढ़, दर नहीं होता है, याद रखिए दर की बात करते हैं, दर नहीं होती है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, दर नहीं बात करते इसमें। ठीक है ना, तो क्या होगा आपका, यही क्या होगा, आपका संबंधित नहीं होता है। ठीक है, बोलिए। आइए बात करते हैं 97। देखिए क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व असमानुपात प्रवृत्ति नहीं दर्शाता है। तो देखिए जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता है वही असमानुपात प्रवृत्ति नहीं दर्शाता है। तो याद रखिएगा क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन -1,2 क्या होता है, प्लस का 7 शो करता है। ब्रोमीन भी क्या होगा, -1,2 प्लस का 7 शो करता है। फ्लोरीन क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है आपका -1 होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप -1,2 क्या हो जाएगा आपका प्लस का 7। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका यही असमानुपात को दर्शाता नहीं है। 98 देखिए क्या दिया आपका, वह तत्व जो तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए तरल व्यवस्था में मौजूद रहता है और उच्च तापमान को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा जो तत्व लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में कौन सा होता है, गैलियम होता है। कौन सा होता है, गैलियम होता है। और इसी को हम लोग उच्च तापमान को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका 98 का सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग है 99। देखिएगा दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक पशुओं के यकृत से संग्रहित होता है। दिया हुआ का एमाइलोज, सेलुलोज, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन। तो याद रखिएगा पशुओं के लीवर से क्या हम लोग संग्रहित करते हैं, ग्लाइकोजन। क्या होता है आपका ग्लाइकोजन, जो आपके क्या होते हैं, पशुओं से होते हैं। ठीक है ना, क्या होगा ग्लाइकोजन, ये क्या होगा आपका एनिमल। ठीक है ना। और सेलुलोज की बात करेंगे तो क्या होता है आपका प्लांट्स। ठीक है ना, तो क्या होगा आपका बहुलक पशुओं के यकृत से संग्रहित किया जाता है, कौन सा होता है आपका ग्लाइकोजन होता है। ठीक है ना, क्या होगा आपका ग्लाइकोजन हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग हैं
100 और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका है, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है जब 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया तो क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो गया। विलेय के लगभग मोलर द्रव्यमान की गणना करें। बेंजीन के लिए केबी की वैल्यू आपका दिया हुआ है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करें, देखिए यहाँ पे डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल लीजिए, डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना दिया आपका 354.11 माइनस 353.23 निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितना आ जाएगा आपका 0.88 आपका आ जाएगा। अब हम फार्मूला जानते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल एम इंटू क्या होता है आपका के बी होता है। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितना दिया है 0.88 दिया हुआ है, आई की वैल्यू कितना दिया है 1। अब मोलरिटी की बात करें तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया आपका है, देखिए यहाँ पे कितना दिया वेट ऑफ सॉल्यूट 1.8 ग्राम देखो दिया हुआ आपका, तो 1.8 ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आपका दिया ही नहीं है, वही तो हमको निकालना है, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनकी देखो बेंजीन में तो क्या होगा आपका 90 इंटू 1000 हो जाएगा। केबी की वैल्यू कितना दिया आपका है 2.53 दिया हुआ है। तो जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान को हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर कैपिटल एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, बताइए कितना आपका आंसर आएगा। जिसको काटेंगे पीटेंगे तो आपका क्या आंसर आपका आ जाएगा, आएगा आपका 58 क्या जाएगा आपका ग्राम पर क्या हो जाएगा आपका मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन जिसको हम लोग हमने हिंदी में डिस्कस किया है। तो पेपर बहुत अच्छा बना हुआ था, आप लोग के नंबर भी अच्छे आए होंगे। तो अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।